हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और ये है आज वन शॉट लेक्चर चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, जिसके अंदर मैं आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गई, डायग्रामेटिक है या ग्राफिक है, हर चीज एक सिंगल वन शॉट वीडियो में करवाने वाली हूँ। प्लस ये जो मेरे नोट्स हैं खुद के, ये आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर ये नोट्स मिल जाएंगे, जहां पर मैंने ऑलमोस्ट हर चीज एक्सप्लेन करी हुई है विद डायग्राम्स विद टेबल, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। आज के लेक्चर के लिए जल्दी से हो जाओ शुरू, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि जो भी डायग्राम्स है साथ के साथ सारे डायग्राम सारे ग्राफ खुद से बनाकर देखना, सो दैट तुम साथ के साथ हर चीज याद कर सको। ये ऐसा चैप्टर नहीं है जो सिर्फ सुनने से हो जाएगा, तो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठना, जो जो डायग्राम्स आते जाएंगे साथ साथ बनाते जाओगे। जल्दी से लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं हमारा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? अभी तक हमने अपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है कि डेटा क्या है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है। हमने कलेक्शन कर ली डेटा की, उसके बाद उसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, मतलब उसको हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, है ना, कि बॉयज का अलग, गर्ल्स का डेटा अलग, है ना। अब वो जो हमने ऑर्गेनाइज करके साफ सुथरा करके छांट के अलग करके रखा है डेटा, उसको अच्छे से प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा, सो दैट जिसके लिए भी हम ये डेटा सारा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टेक होल्डर है, जिसे भी हमें दिखाना है, उसको देखने में अच्छा लगे, उसको देखने में सुंदर लगे, और वो दूर से ही देख के एक झलक में ही पूरे डेटा से जो भी आंसर है वो आंसर निकाल सके। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने डेटा को बहुत छोटा, बहुत सिंपल एंड बहुत सुंदर बना सके, सो दैट देखने वाले को अच्छा भी लगे और देखने वाले को जल्दी समझ भी आ जाए। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट डेटा हमारा क्लियर लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, जिससे कि जो कि आसानी से सामने वाला अंडरस्टैंड कर ले, आसानी से सामने वाला उसको एनालाइज कर ले, क्योंकि डेटा से रिजल्ट तो निकालना ही होगा। तो वो जो रिजल्ट निकालना है उसके लिए अच्छे से जल्दी जल्दी एनालिसिस हो सके, उसके लिए प्रेजेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए। अब प्रेजेंटेशन अच्छे अलग अलग तरीके से कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में, जो कि सिंपल पैराग्राफ बना के लिख दो, या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, या फिर ग्राफिक प्रेजेंटेशन, कोई भी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। तो आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक में मे बी 2 या 3 अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं। इसके लिए मैं वो सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में करवाने वाली हूँ। डायग्रामेटिक है, टेब्यूलर है और ग्राफिक है। आई थिंक 3 चैप्टर्स होंगे, वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इसका सिंपल मतलब है, टेक्सचुअल को मैं डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोल रही हूँ। इसका सिंपल मतलब है कि आप जस्ट पैराग्राफ बना के टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, बस आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। ठीक है, ये तभी हम कर सकते हैं जब डेटा बहुत लार्ज नहीं है, वरना अगर डेटा बहुत लार्ज है तो मैं कितने कितने पेजेस बस पैराग्राफ लिखती रहूं, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, इट विल नॉट लुक गुड, एंड उसमें से आसानी से रिजल्ट भी सामने वाला नहीं निकाल पाएगा। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तभी करो जब छोटा छोटा डेटा है, वरना मत करो। फिर आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर बेसिकली तुम्हें टेबल बनाने होते हैं। टेबल के अंदर तुम्हारी रोज होती हैं, तुम्हारे कॉलम्स होते हैं, रो और कॉलम में डिवाइड करके आप टेबल बना सकते हो। अगेन उससे जो है सिंपल टू प्रिपेयर, सिंपल टू रीड हो जाता है। ठीक है, आसान हो जाता है, छोटा बन जाता है काफी डेटा। फिर आते हैं डायग्राम। आप अलग अलग तरीके के डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, इन डायग्राम्स की मदद से जो है आपका डेटा अगेन बहुत सुंदर लगता है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे कि आप लाइन डायग्राम बना सकते हो, बार डायग्राम बना सकते हो, सर्कल की फॉर्म में बना सकते हो डायग्राम, जो पाई चार्ट होते हैं, तो अलग अलग डायग्राम्स आप बना सकते हो। फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें सिंपल, आपको पता ही है ऐसे करके ग्राफ होते हैं ना हमारे, ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस पे आप ग्राफ बनाते हो, जो माइक्रो में भी हम बनाते हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हो, अलग अलग तरीके के ग्राफ आप बना सकते हो। अगेन उसकी मदद से जो डेटा है आपका सुंदर लगता है और आसानी से समझ आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले अब मतलब एक एक करके अब हमें इन चारों के बारे में पढ़ना है, हमें इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले देखो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, उसमें क्या है, बस वही है कि इसमें तो हमें सिंपली टेक्स्ट ही लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर ये हमने सारा ये टेक्स्ट लिख रखा है। तो ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ये तब प्रेफर नहीं करी जाती है जब डेटा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की वजह से आप देख सकते हो डल हो गया, मोनोटोनस हो गया, कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड ये सामने वाले को देखने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि ये मैंने पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ यहाँ लिख रखा है, अब ये पूरा पैराग्राफ ना मेरा पढ़ने का दिल है, ना तुम इसको पढ़ोगे, तुम इसको इग्नोर करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डेटा भैया कौन एक पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ेगा। इसीलिए बोला जाता है पेपर में भी जब लिख के आ रहे हो तो पैराग्राफ मत बना के आओ,
है ना, डायग्राम बना दो, टेबल बना दो, डिफरेंस लिखना है तो टेबल के फॉर्म में लिखो, पॉइंटर्स बना के लिखो, है ना, हेडिंग्स डाल डाल के लिखो। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि टेक्सचुअल इतना बड़ा डेटा पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारे टीचर भी इसीलिए पेपर में बोलते हैं कि इतने बड़े पैराग्राफ मत लिखो। फिर आता है टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। टेब्यूलर प्रेजेंटेशन का सिंपल मतलब है कि रोज एंड कॉलम्स की मदद से आप जो है टेबल बना दो, ठीक है, रोज और कॉलम्स की मदद से आप ऐसे जो है अलग अलग टेबल्स बना दो, उस टेबल के अंदर डेटा डाल दो, सो दैट वो टेबल की मदद से जो डेटा है वो आसानी से सामने वाला उसको समझ सके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है टैब्यूलेशन के, क्यों टैब्यूलेशन करना है, क्यों टेबल बनाना है, ताकि आपका कॉम्प्लेक्स डेटा बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। बहुत जो मुश्किल डेटा है ना उसको तुम टेबल में ना बहुत आसानी से लिख सकते हो। मतलब अगर मैं लाइन लिखने जाऊं कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स, वन स्टूडेंट हैज 30 मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट हैज 50 मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट हैज इतने मार्क्स, उसको मैं सीधा यहाँ पे 20 30 40 लिखूंगी और तुम्हें समझ आ जाएगा। तो काफी आसान हो जाता है, ठीक है। इसेंशियल फीचर्स ऑफ डेटा बाहर निकल के झलक सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि भैया 40 इज अ बिगर नंबर, 20 इज अ स्मॉलर नंबर, तो मुझे पता चल रहा होगा यहाँ पे कुछ बड़ा है, यहाँ पे कुछ छोटा है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है मैं उसको अलग से उसका एक कॉलम बना सकती हूँ, उसकी अलग से रो बना सकती हूँ कि अच्छा जेंडर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मार्क्स एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं उसका एक अलग से कॉलम बना सकती हूँ, ठीक है। कंपैरिजन बहुत आसानी से हो सकता है, जैसे मैंने बोला बहुत आसानी से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 20 मार्क्स ही हैं, यहाँ पे 40 मार्क्स है, बहुत आसानी से मुझे दिख रहा है कि ये बच्चा आगे है, ये बच्चा पीछे है। कंपैरिजन कितना आसान है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, कुछ भी रिजल्ट निकालना, कुछ भी एनालिसिस करना, आगे जाके मीन मीडियन मोड निकालना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। इवन इफ यू सी मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट नहीं दी होती है, आपको हमेशा एक टेबल दे रखा होता है। क्यों? क्योंकि टेबल की मदद से मीन मीडियन मोड निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। टू सेव द स्पेस, ऑब्वियसली सेव स्पेस भी होता है। इसी चीज को मैं पैराग्राफ में लिखने जाती हूँ तो बहुत लंबा पैराग्राफ हो जाता, टेबल बनेगा इतना छोटा सा, ठीक है। टेबल में क्या क्या होना चाहिए? टेबल में सबसे ऊपर होना चाहिए टेबल नंबर। तुम अपनी बुक का कोई भी टेबल उठाकर देख सकते हो, तुम देखोगे उसके ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं लिखा होगा टेबल नंबर 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऐसे करके लिखा होगा। तो सबसे पहले टेबल नंबर बहुत जरूरी है, सो दैट रेफरेंस रहे कि कौन से टेबल की बात हम कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है टेबल का ऊपर टाइटल, सबसे ऊपर सबसे पहले लिख रखा होगा टाइटल कि इसके अंदर हमने जेंडर के बारे में बताया, क्लास के बारे में बताया, मार्क्स के बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल टाइटल हो सकता है कि मार्क्स ऑफ क्लास 12th इन 2025, ठीक है, ये टाइटल हो सकता है। टाइटल ये बताता है कि अंदर टेबल में क्या हमने रखा हुआ है। फिर आता है हेड नोट, ठीक है, ये थर्ड आइटम है अबव द टेबल, जो टाइटल के नीचे दिखाई गई है। इसमें अलग अलग चीजें होती है जैसे कि अमाउंट इन रुपीज या अमाउंट इन डॉलर, क्वांटिटी इन टन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो हेड नोट है ये बेसिकली आपको कुछ छोटी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताता है यूनिट के बारे में, क्या यूनिट यहाँ पे यूज हो रहा है। ये टेबल के ऊपर होता है पर टाइटल के नीचे लिखा जाता है। फिर आता है कैप्शन या फिर कॉलम हेडिंग, ठीक है। अब देखो आप टेबल में, टेबल कैसा होगा, अरे यार टेबल देखो कैसा होगा, टेबल आपका जो भी होगा उसके अंदर एक तो होगी कॉलम, एक तो होगे रोज। जो भी आपका टेबल होगा उसमें कुछ तो रोज होंगे, कुछ उसमें कॉलम्स होंगे। तो कॉलम की भी हेडिंग होगी, ठीक है, लेट्स से ये पूरा जो भी है मेरा, इसके ऊपर हेडिंग यहाँ पे होगी, और ये जो पूरी चीज है इसकी हेडिंग यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो अगर मेरा कॉलम है, कॉलम की हेडिंग को क्या बोला जाएगा? कैप्शन, ठीक है। एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम, कॉलम डेजिग्नेशन या हेड होगा जिसको कैप्शन बोला जाता है, और जो रो होगी, रो की हेडिंग को क्या बोला जाएगा? स्टब, ठीक है। जो मेरी हॉरिजॉन्टल रोज है उसको बोला जाएगा स्टब। मतलब कि ये जो चीज है ये एक रो है, ठीक है, ये जो चीज है ये एक कॉलम है, कॉलम की हेडिंग यहाँ पे आएगी कैप्शन, और फिर ये पूरा कॉलम, रो की हेडिंग यहाँ पे आएगी स्टब, और फिर ये पूरी रो, ठीक है। बॉडी ऑफ द टेबल, फिर ये सारी चीज जो है ये पूरी की पूरी बॉडी है अंदर, ठीक है। यहाँ पे हो गए सारे कैप्शन, यहाँ पे हो गए सारे स्टब्स, ठीक है, और ये पूरी चीज हो गई, ये पूरा एरिया हो गया आपका बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है। फिर आता है सोर्स नोट कि आपने जो भी अंदर डेटा लिखा है ये डेटा का सोर्स क्या है, आपने डेटा कहाँ से इकट्ठा किया है, वो बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को पता चल सके कि ये डेटा जो भी है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। फिर आता है फुटनोट जो कि हमने नीचे लिखते हैं, जैसे कि अगर कोई पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन है, या अगर मैंने बीच में कहीं पे कोई चीज पे स्टार लगाया है तो उसको नीचे बताऊंगी कि स्टार का क्या मतलब है, बीच में कोई एब्रीवेशन लिखी है उसकी फुल फॉर्म नीचे बताऊंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है नीचे फुटनोट में हम देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ अ टेबल। अब टेबल की क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब आप किसी क्वालिटी के ऊपर
टेबल बना रहे हो, जैसे जेंडर एक क्वालिटी है, आपका मेल और फीमेल जेंडर जो है वो एक क्वालिटी है, ठीक है। वहीं दूसरी साइड आप देखो, जैसे कॉमर्स है और साइंस है, कॉमर्स एंड साइंस एक क्वालिटी है। इन क्वालिटीज के बेसिस पे हमने टेबल बनाया, हमने बोला है भैया फीमेल और मेल को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और कॉमर्स एंड साइंस को हम डिवाइड कर रहे हैं, हम क्वालिटी के बेस पे टेबल बना रहे हैं। दूसरा आएगा मेरे पास क्वांटिटी, कि हम क्वांटिटी के बेस पे टेबल बनाएं, जैसे कि हम बोल रहे हैं भैया जो भी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, ये सारे हमारे प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स को अब हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी के बेसिस पे नंबर ऑफ प्लेयर्स के बेसिस पर टेबल बना रहे हैं, ठीक है। फिर आता है टेम्पोरल, टेम्पोरल का सिंपल मतलब होता है टाइम, तो अगर टाइम से रिलेटेड कोई टेबल बना है जिसमें अलग अलग सालों का डेटा दिखाया गया है तो उसको टेम्पोरल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। फिर आता है मेरे पास स्पेटियल क्लासिफिकेशन, स्पेटियल क्लासिफिकेशन क्या है, देखो जिसमें यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट के बेस पे क्लासिफिकेशन करा गया है, तो बेसिकली आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपकी प्लेस, आपके रीजन, ठीक है, इनके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करी जाए तो उसको स्पेटियल क्लासिफिकेशन बोला जाता है, जैसे यहाँ पे स्टेट के बेस पे क्लासिफिकेशन करी गई है। और क्या क्या हो सकता है, देखो क्लासिफिकेशन हो सकती है बाय ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक हो सकता है जनरल पर्पस टेबल, जिसमें इन जनरल बहुत सारी चीजें दिखा रखी हैं। एक हो सकता है स्पेशल पर्पस टेबल, जिसमें स्पेसिफिकली किसी एक चीज के ऊपर फोकस करा गया है, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या है, टेबल प्रोवाइडेड इन द सेंसस रिपोर्ट, मतलब सेंसस रिपोर्ट में बहुत सारे टेबल्स दे रखे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं, कि उस टेबल की रेफरेंस से आप बहुत सारे, मतलब जो भी जनरल पर्पस टेबल है ना वो रेफरेंस के लिए होते हैं, इनके रेफरेंस से आप बहुत सारे स्पेसिफिक पर्पस टेबल जो है वो बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा टेबल है जिसके अंदर पूरे स्कूल भर के बच्चों की डिटेल्स हैं, वो एक जनरल टेबल है। अब मैं उस टेबल से रेफरेंस लेकर के अपने पर्टिकुलर क्लास का या अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेसिफिक टेबल बना सकती हूँ, जिसमें मेरा स्पेसिफिक एक गोल होगा, इस क्लास की लड़कियों के बारे में, इस क्लास के लड़कों का, इस क्लास की कॉमर्स के बच्चों का, अकाउंट्स के बच्चों का, साइंस के बच्चों का, ऐसा वो मेरा स्पेसिफिक टेबल फिर मैं बना सकती हूँ, ठीक है। बेस्ड फिर हमारा क्या हो सकता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा, ओरिजिनल टेबल या डिराइव्ड टेबल। अब जैसे जो मैंने बोला कि पूरे स्कूल का जो है वो ओरिजिनल टेबल होगा, उससे मैंने डिराइव किया है, अपना कॉमर्स के बच्चों का अलग से बनाया है, तो ओरिजिनल टेबल में जो डेटा है वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। इट डज नॉट राउंड ऑफ इट्स फिगर, इंस्टेड इट प्रेजेंट स्टेटिस्टिकल डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्मेट, ना तो कोई इसमें राउंड ऑफ किया जा रहा है, जो भी डेटा है उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में एकदम लिखा जा रहा है, कुछ भी छेड़छाड़ उससे नहीं करी जा रही। पर डिराइव्ड टेबल में मैं क्या करूंगी, जो भी ओरिजिनल डेटा है उसको या तो एवरेज की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में, उसकी फॉर्म चेंज करके कुछ ना कुछ उससे कंक्लूजन निकालूंगी और फिर कंक्लूजन निकाल के डालूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे ओरिजिनल टेबल चाहिए होगा, क्योंकि उसी से मैं डिराइव करके ये करूंगी। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज। सबसे पहले सिंपल टेबल, सिंपल टेबल में एक ही चीज है, मेरे पास कुछ मुश्किल नहीं है, सेक्शन है, उस सेक्शन में कितने बच्चे हैं, खत्म, जस्ट वन वे, फर्स्ट ऑर्डर है, वन वे टेबल है, सिंगल सिंगल डेटा सेट मेरे पास है। कॉम्प्लेक्स डेटा में, कॉम्प्लेक्स टेबल में मेरे पास एक से ज्यादा होंगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास सेक्शन भी है और उसके बाद शिफ्ट भी है, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ठीक है। अब इसमें दो सेट ऑफ डेटा है, एक बच्चों का सेक्शन, दूसरा बच्चों की शिफ्ट, तो दो सेट ऑफ डाटा हो गए, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो गया। फिर है थ्री वे, जिसके अंदर मेरे पास तीन डेटा सेट होंगे, पहले सेक्शन, फिर नंबर ऑफ शिफ्ट, मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट, फिर बॉयज और गर्ल्स, मतलब अब मेरे पास तीन डेटा सेट हो गए, तुम्हारा सेक्शन क्या है, तुम्हारी शिफ्ट क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, तीन डेटा सेट हो गए, तीनों को एक ही टेबल में डाला है, तो ये और भी ज्यादा मुश्किल, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तीन है तो इसको थ्री वे टेबल बोल दिया, अगर तीन से भी ज्यादा होंगे तो उसको मैनीफोल्ड टेबल बोल दिया जाएगा। मैनीफोल्ड टेबल में मतलब तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ डेटा सेट आपके एक ही टेबल के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। फिर आती है मेरे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे टैब्यूलर प्रेजेंटेशन का चैप्टर होता है हमारा खत्म। अब बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। अब टेबल से भी ज्यादा बेटर होता है कि आप एक डायग्राम के फॉर्म में अपना जो डेटा है उसको प्रेजेंट करो, ठीक है। देखो इसके अंदर हम पिक्टोग्राम बना सकते हैं, कार्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हम बहुत सारे अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली डायग्राम बनाना एक बहुत सुंदर चीज लगती है, डायग्राम बनाई हुई बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या है डायग्राम्स के, सबसे पहले तो इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। ऑब्वियसली डायग्राम्स तो हम सबको ही पता है कि डायग्राम्स तो भैया बहुत ज्यादा आसान होती है समझनी, डायग्राम देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्लियर डिमार्केशन होती है, क्लियरली हमें दिख रहा होता है कि कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज बड़ी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बना रही हूँ तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये सबसे छोटी है, क्लियरली दिख रहा है। सो डायग्राम बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है। रिवील्स हिडन फैक्ट्स, बहुत सारे हिडन फैक्ट्स होते हैं जो डायग्राम की मदद से आपको क्लियरली दिख जाते हैं, बिकॉज
टेबल में भी कई बार समझना मुश्किल हो जाता है, कई चीजें छुपी की छुपी रह जाती है, टेक्स्ट में तो ऑब्वियसली छुपी ही रह जाती है सारी चीजें, पर डायग्राम में हर चीज जो है क्लियरली एक दूसरे से कंपेयर होती है, क्लियरली अलग अलग हर चीज दिखती है। क्विक टू ग्रास्प, बहुत जल्दी इंसान उसको समझ लेता है, बहुत जल्दी उसको याद भी कर लेता है इंसान, ठीक है। कंपेयर करना बहुत आसान है क्योंकि साइड बाय साइड तो पड़ी है सारी चीजें, तो इनको कंपेयर करना भी बहुत आसान है, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर कोई डायग्राम्स को बहुत आसानी से समझ सकता है, यूनिवर्सली हर किसी को आती होती है डायग्राम्स पढ़नी, डायग्राम्स बनानी, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मेरे पास पाई डायग्राम। पाई डायग्राम का देखो बेसिकली मतलब होता है कि मैं ऐसे एक सर्कल बना रही हूँ, अगर सर्कल शेप की जो डायग्राम होती है ना उसको बोला जाता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरा टोटल डायग्राम, जो भी मेरा टोटल डेटा होता है, ठीक है, मैं उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास है ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, एप्पल, जो भी मेरा टोटल डेटा है मैंने उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट किया। देखो मैं कह रही हूँ कि 40 लोगों को बनाना पसंद है, 30 को मैंगो, 35 को एप्पल, 20 को ग्रेप्स, टोटल लोग कितने, 100, ठीक है। तो मैं जो भी मेरी आइटम है डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर मेरे पास बनाना वाले लोग हैं, टोटल बनाना वाले 40 लोग हैं, डिवाइड करो टोटल कितने लोग हैं, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ गया, 40%। मतलब टोटल का 40% लोग जो हैं, टोटल के 40% लोग जो हैं वो आपके बनाना वाले हैं, टोटल के 30% मैंगो वाले हैं, 35 इसके वाले, 20 इसके वाले। तो मैंने मेरे डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम इसको सर्कल में कैसे डालना है, तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे पता है जो मेरा सर्कल है टोटल 360 डिग्री का होता है, टोटल मेरा जो सर्कल है 360 डिग्रीज का होता है, मुझे इस सर्कल में 40% पे जो है बनाना को मार्क करना है। तो मैं देख लेती हूँ ना 360 का 40% कितना होता है, 360 इंटू 40/100 कर दूंगी, ये 0 0 मेरे कट हो गए, 36 इंटू 4 करके देख लो, ये आपका 144 के राउंड आ जाएगा। तो यानी कि जो मेरा बनाना का सेगमेंट बनेगा, जितना भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जितना भी ये रहा बनाना का, यानी कि ये जो मेरा बनाना का बन रहा है ये कितना है, 144 डिग्री है। ऐसे ही मैंगो का 30% है, तो मैं क्या करूंगी, टोटल 360 डिग्री होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूंगी, 0 0 कट हो जाएंगे, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 3 3 9, 108, तो ये बना बन जाएगा मैंगो का ये वाला एरिया जो है ये बन जाएगा 108 डिग्री का। ऐसे ही इनकी भी डिग्रीज फाइंड आउट कर दो, तो उससे आपका पूरा का पूरा पाई चार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी आपको डेटा दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, फिर उसका डिग्री फाइंड आउट कर लो 360 से और मल्टीप्लाई करके कि कितना डिग्री का उसको इस पे पाई चार्ट पे बनाना है। तो अगर आप अपने डायग्राम को एक सर्कल की फॉर्म में बनाना चाहते हो उसको पाई चार्ट बोला जाएगा, जिसके 2 स्टेप्स है, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना और फिर डिग्री फाइंड आउट करना, फिर ग्राफ पे पाई चार्ट पे उसको लोकेट करना, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, अगला मेरे पास आता है बार डायग्राम। तो बार डायग्राम में हमें समझ आ रहा है नाम से कि भैया हमें ना बार बनाने हैं, हमें ऐसे 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 खड़े 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 बार बनाने हैं, ठीक है। बार मतलब कि ऐसे स्टैंडिंग से, ये रेक्टेंगल से जो है हमें बनाने हैं, ठीक है। बार डायग्राम में क्या होता है ना कि जो भी आपका डेटा है सबके लिए अलग अलग से बनाने और इनके बीच में ना इक्वल स्पेस छोड़नी है, इनके बीच में ना स्पेस छोड़नी होती है। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा डेटा है, तुम डेटा मेरा देख सकते हो, एक साइड पर सेविंग्स है और एक है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को डाला है इधर कि मेरे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, 10 20 30 40 50, और फिर उसकी मैंने यहाँ पर करी है सेविंग कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो 25 एम्प्लॉइज है उनकी सेविंग कितनी है, 15, ठीक है। तो 15 पे मैंने क्या किया है, 25 का बार बनाया है, ठीक है। सेविंग्स को मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को मैंने लिया है वाई एक्सिस पे। तो मैंने बोला है जो मेरे 15 एम्प्लॉइज है वो 25, सॉरी, जो मेरे 25 एम्प्लॉइज हैं वो 15 रुपए की सेविंग करते हैं, 13 एम्प्लॉइज 25 रुपए की सेविंग करते हैं, 22 एम्प्लॉइज 35 रुपए की सेविंग कर रहे हैं, और 40 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो पूरे 45 रुपीज की सेविंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो भी मेरा डेटा था मैंने उस डेटा को सिंपल रेक्टेंगुलर फॉर्म में बार डायग्राम में प्रेजेंट किया है। अब जो मेरे बार डायग्राम है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। हमने जो यहाँ पर दिखाई है ये ऑब्वियसली वर्टिकल है, जो ऐसे ऐसे है ये वर्टिकल है। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल दिखाना होता तो ये ऐसे बनती, ठीक है। अगर वर्टिकल दिखानी होती तो वो मैं ऐसे बनाती, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। अब इस वाली में क्योंकि मेरे पास डाटा सेट एक ही था तो इसको मैं बोलूंगी सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। लेकिन बार डायग्राम एक से ज्यादा वाली भी हो सकती है। देखो ये हमारी आ गई वर्टिकल वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, सॉरी, ये आ गई मेरी हॉरिजॉन्टल वाली, नॉट वर्टिकल, ये क्या है मेरी, ये हॉरिजॉन्टल वाली है जिसमें हमने ऐसे 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 डायग्राम्स बना रखे हैं। जो ऐसे ऐसे बना रखे थे ये कौन सी थी, मेरी वर्टिकल वाली थी, ठीक है।
अच्छा, फिर आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम कब है? जब मेरे पास डेटा सेट एक से ज्यादा है। जैसे यहाँ पे दो डाटा सेट है, पहला है मेरे पास कौन से महीने का है, और फिर है सोप 1, सोप 2, सोप 3। तीनों सोप्स की अलग अलग महीने की मुझे सेल दिखानी है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो अप्रैल के महीने में 3 बार डायग्राम बने, सोप 1, सोप 2, सोप 3। मई के महीने की सेल्स है सोप 1, सोप 2, सोप 3। फिर जून के महीने की, और यहाँ पर आपको अलग से दिखाना पड़ेगा कि कौन सी सोप का कौन सा कलर है। ठीक है, तुम्हारे पास अगर कलर अलग अलग नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, एक को ऐसे से कर दो, एक को ऐसे से कर दो, एक को चाहे तो खाली छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पर बता दो कि जो सोप 1 है वो ऐसे ऐसे वाली है, जो सोप 2 है वो ऐसे ऐसे वाली है, जो सोप 3 है वो खाली है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको डिमार्केशन करके दिखानी है। करना क्या है, सिंपली एक चीज को एक्स एक्सिस पे लेना है, दूसरी को वाई एक्सिस पे लेना है। हमें करना क्या है कि अगर जैसे सोप 1 का 250 है तो मैं 250 तक ले जाऊंगी, सोप 2 का जितना होगा वहां तक ले जाऊंगी। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या बस यहाँ पे करते जाना है, जो भी हमें यहाँ पे डेटा दे रखा है उतने उतने लंबे बार बनाते चले जाने हैं। जितना डेटा है वहां तक का हमें जो है बार यहाँ पे बना देना है, जो भी हमारा डेटा का होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें साइड में बताना है 1, 2 और 3 कौन से हैं, सो दैट क्लियरली सामने वाले को समझ आ सके। ये हो गए मेरे मल्टीपल बार डायग्राम। फिर आती है मेरे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में मैं क्या करूंगी, अलग अलग डेटा सेट को एक सिंगल बार डायग्राम में दिखाऊंगी। देखो, मेरे पास बार डायग्राम एक ही है, मैंने इस पूरे बार डायग्राम को डिवाइड कर दिया 3 हिस्सों में। सोप 1 का सबसे नीचे, ठीक है, अगर लेट्स से सोप 1 कितनी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 के करीब है। ठीक है, अगर मेरी सोप 1 150 है तो मैंने यहाँ पे 150 तक बनाया सोप नंबर 1 को। ठीक है, उसके बाद अगर सोप 2 मेरी कितनी है, देखो 150 से लेके ऑलमोस्ट 350 तक है, 150 से लेके ऑलमोस्ट 350 तक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेरी सोप 2 है उसकी वैल्यू होगी कितनी, उसकी वैल्यू होगी 200। मतलब कि सोप 1 के 150 अगर वैल्यू है तो उसको 150 तक बनाओ। सोप 2 की कितनी बनानी है, 150 प्लस 200 तक, यानी सोप 2 की बनेगी 350 तक। और फिर सोप 3 की कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो 640 तक हमने टोटल बनाया है। तो 350 में 640 में से अगर मैं 350 माइनस करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 290 के करीब बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोप 3 है उसकी वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 290। ठीक है, तो फिर मैं सोप 3 बनाने के लिए क्या करूंगी, 350 में 290 और ऐड करूंगी, और जो भी मेरा बना यानी 640 बना, 640 की हाइट तक मैं तीसरा वाला बनाऊंगी। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हमें क्या करना है, जहां पर पहले वाला खत्म होता है उसमें ऐड करो दूसरे वाले की वैल्यू और उतना ऊंचा बना दो। फिर जहां दूसरा खत्म होता है उसमें ऐड करो तीसरे की वैल्यू और उतना ऊंचा बना दो। तो अब ये टोटल सोप 1, 2 और 3 टोटल कितना बिके हैं, टोटल 640 यूनिट बिके हैं मई के महीने में सोप 1, 2 और 3 के। ठीक है, सिमिलरली जून के महीने में तीनों के कितने बिके हैं कंबाइंड, 970। ठीक है, फिर जुलाई के महीने में तीनों के कंबाइंड कितने बिके हैं, 1300। और इसमें अगेन तुम्हें क्या करना होगा, 1, 2 और 3 का बताना होगा कि ये नीचे वाली ऐसे 1 है, इसको ऐसे ऐसे कर दो। सोप 2 ऐसे ऐसे वाली होगी, उसको ऐसे ऐसे कर दो। सोप 3 खाली है तो उसको खाली छोड़ दो। ठीक है, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में भी आपके पास जो है एक से ज्यादा डेटा होगा, डेटा सेट जो है मोर देन 1 होंगे। जैसे यहाँ पे मंथ का है और सोप 1, सोप 2, सोप 3 है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सब डिवाइडेड में सेम एक ही डायग्राम बनाना होगा, एक ही डायग्राम के अंदर तीनों को दिखाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम देखो ऑलमोस्ट नंबर जो है हाँ ऑलमोस्ट मैंने ठीक ही नंबर बनाया, 140 प्लस 200 प्लस 300। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखे 140 का बस मैंने 150 कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा अंदाजे से लिखा है। ठीक है, ऑलमोस्ट तुम देख सकते हो सेम नंबर मैंने यहाँ पर वही दिखाया है तुम्हें। तो टोटल इनका 640 तक बना, पहले का 140 50 जितना भी है वहां तक बनाया, उसमें 200 प्लस किया, फिर उसमें ऑलमोस्ट 300 प्लस किया, वहां तक गया। ठीक है, फिर आती है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे डेटा को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फिर बार डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो मैं अपने डेटा को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूंगी, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करोगे टोटल से और फिर मल्टीप्लाई करोगे 100 से। टोटल 160 है तो मैं सबको 160 के साथ डिवाइड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 100 करके। ये हमारी आ गई है परसेंटेज। इस परसेंटेज को अब मैं बार डायग्राम में दिखा दूंगी। ठीक है, इससे मैंने परसेंटेज से सारी बार डायग्राम्स बना दी। फिर है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल तब बनाई जाती है जब कोई एक वैल्यू बहुत बड़ी हो और बाकी सारी वैल्यूज बहुत छोटी हो। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं नॉर्मल डायग्राम बनाती पता है तो कैसा बनता, तो बनता 1400 का इतना बड़ा और बाकी सबका इतना इतना।
क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना, एक तो है 1400, एक है सिर्फ 40, सिर्फ 22, मतलब एक इतना बड़ा बनता बाकी इतने छोटे बनते, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो समझ ही नहीं आता, वो बहुत बुरा लगता। इसलिए मैं क्या करूंगी, जो 1400 वाला डायग्राम है ना उसको बीच में से काट दूंगी। तुम यहाँ पे देखो, इसको बीच में से हमने तोड़ दिया और इसको लिख दिया कि भैया ये टोटल ऊपर 1400 तक जाएगा, पर बाकी में से मैंने किसी को भी नहीं तोड़ा, बाकी सारे पूरे के पूरे हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगी, यूजुअली जब कोई एक आइटम बहुत बड़ी होती है, बाकी सारी आइटम्स बहुत छोटी होती है, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, ब्रोकन स्केल डायग्राम बनाती हूँ। जो एक आइटम सबसे बड़ी है उसको बीच में से हम यहाँ पे तोड़ देंगे और उसके ऊपर उसका टोटल लिख देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे कि भैया ये टोटल है कितनी, और बाकी सबको एकदम नॉर्मल बना देंगे। ठीक है, जो स्केल लेना है स्केल इसी हिसाब से लेना है कि उसके अंदर ये 22, 40 ये सारे भी जो है इंक्लूड अच्छे से हो जाए। ठीक है जी। अगला मेरे पास आता है डेविएशन बार डायग्राम। सो डेविएशन बार डायग्राम में बेसिकली मतलब है, जब मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइटम्स हो तो मुझे उसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड का ग्राफ बनाना पड़ेगा। कुछ पॉजिटिव आइटम्स है तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो नेगेटिव आइटम्स है वो नीचे की तरफ है। तो इसमें आपका जो वाई एक्सिस वाला होगा, आप देख सकते हो वाई एक्सिस की जो लाइन है ऊपर भी जा रही है और नीचे को जा रही है, वाई डैश भी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ आइटम्स नेगेटिव में है तो कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। ठीक है, सो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है तो आपको इस तरीके का ग्राफ बना के आना होगा। जो पॉजिटिव है उसको उतना ही ऊपर बना देना, जो नेगेटिव है उसको उतना ही नीचे बना देना। स्केल आप सेम ही ले रहे हो, 50, 100, 150, 200, नीचे -50, -100 और माइनस माइनस वाले। ठीक है, चलो ये हो गई मेरी सारी की सारी जो है डायग्राम्स। ठीक है, बार डायग्राम हो गए, बार डायग्राम की सारी अलग अलग हमारी टाइप्स हो गई। ठीक है, सब डिवाइडेड है, परसेंटेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आती है मेरी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमें सिंपली वैसे क्या करना है, तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि हमें बनाने हैं ग्राफ्स। ठीक है, उसके नॉर्मल एडवांटेज क्या है कि भैया इससे तुम मीन मीडियन मोड कुछ भी निकाल सकते हो, काफी अच्छा है, काफी सुंदर लगता है, काफी ईजी टू यूज है। ठीक है, बट लिमिटेशन क्या हो जाती है कि कई बार इसमें हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही डिस्प्ले कर पाते हैं, कई बार इसमें हम ज्यादा डिटेल्ड इन्फो अरे यार कई बार इसमें हम ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा पाते हैं, कई बार इनका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, कुछ एक पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। ठीक है, सिंपल वही थ्योरी पढ़ लेना एक बार, थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना स्टैटिस्टिक्स में, बट हाँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ के जाना कि अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम कुछ भी बना के अपनी तरफ से लिख सको, बट ज्यादा थ्योरी नहीं पूछी जाती है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ जो मेरे पास आता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स आती हैं सबसे पहले मेरे पास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में सबसे पहले आएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज जस्ट लाइक बार डायग्राम्स, बट बार डायग्राम्स के बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम्स में कोई गैप नहीं होता है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है, जहां पर पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू करना है, इनको आपस में एकदम जोड़ना है, इनके बीच में तुम देख सकते हो मैं कोई गैप नहीं बना रही हूं। बार डायग्राम कैसा बनता, ऐसा बार डायग्राम ऐसा बनता, तुम्हें दिख रहा है ना कि यहाँ पे गैप है यहाँ पे गैप नहीं है। तो जो हिस्टोग्राम है वो बार डायग्राम ही होता है, बस उसमें तुम्हें बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं दिखाना होता है, बाकी सब कुछ सेम है, वही सिमिलर रेक्टेंगल्स तुम्हें यहाँ भी बनाने होते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखो हम हिस्टोग्राम के साथ भी बना सकते हैं, हिस्टोग्राम के बिना भी बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मुझे क्या करना होता है ना, देखो यहाँ पर जो हमारा हिस्टोग्राम है कंटिन्यूस सीरीज है। हिस्टोग्राम जो है ना बेटा, हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस सीरीज चलती है मेरी। ठीक है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्यों? क्योंकि मैं तो बीच में गैप दे ही नहीं रही हूँ ना, इसीलिए तो मैं गैप नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। बार डायग्राम के केस में क्या होता था, बार डायग्राम के केस में मेरी डिस्क्रीट सीरीज होती थी, 10, 20, 30, 40, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन यहाँ तो मेरी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है हिस्टोग्राम में, तो यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज का डेटा होगा, जैसे तुम यहाँ पे देखो 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो या तो तुम्हें हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम तो आसान है, हिस्टोग्राम तो आसान है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 लिखा, बनाते गए, हो जाएगा हिस्टोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस हिस्टोग्राम की सारी इनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तुम्हें खुद समझ आ रहा है। 0 से 10 के बीच में आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, तुम्हें खुद को समझ आ रहा है ना कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, कैसे निकालते हो मिड पॉइंट, तुम्हें पता ही होगा, दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 20 + 10 30 अपॉन 2 15, ये आ गया मिड पॉइंट। वैसे भी समझ आ रहा होगा कि इसके बीच में 5, 15 ही आता है। इन मिड पॉइंट्स को जोड़ती हुई अगर तुम एक लाइन बनाओ तो उसको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया है विद हिस्टोग्राम, तुम हिस्टोग्राम को हटा के सिंपल ऐसे 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 जाती हुई बस एक लाइन भी बना सकते हो।
मैंने यहाँ पे विद हिस्टोग्राम बना के दिखाया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम भी तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकता है। अगर विद हिस्टोग्राम बनाना है तो क्या करना है, जहां पे तुम्हारा ये जो हिस्टोग्राम है इसका मिड जहां पे हो रहा है उस पॉइंट को तुम लाइन के साथ जोड़ दोगे, उस पॉइंट पे मार्क करोगे और लाइन को उस पॉइंट से जोड़ते हुए लेकर जाओगे। जहां पर मिड आ रहा है हिस्टोग्राम का वहां से जोड़कर लेकर जाओगे। पर अगर तुम्हें हिस्टोग्राम नहीं बनाना तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे नीचे मिड पॉइंट्स लिख दो, 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 है, 0 से लेकर जा रहे हो, फिर यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ 4 के अराउंड यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगी, 4 के अराउंड, फिर 4 के बाद 7 के अराउंड बनानी है ना, तो मैं क्या करूंगी, 7 के अराउंड 15 पे डॉट लगाऊंगी, फिर आगे ऊपर जहां भी डॉट लगाना है वहां लगाऊंगी, फिर आगे जहां डॉट लगाना है लगाऊंगी। ठीक है, 35 पे लगाऊंगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिड वैल्यूज ही लिख दी हैं। तो अगर तो तुम्हें हिस्टोग्राम के साथ बनाना है तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिखो, और जो हिस्टोग्राम बनाया है सिंपल उसके मिड में जहां भी उसका सेंटर है उसके सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल जाकर जो है डॉट लगा दो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की लाइन बना दो। अगर तुम्हें हिस्टोग्राम नहीं बनाना, उसके बिना बनाना है, तो नीचे मिड पॉइंट से लिख दो, मिड वैल्यूज लिख दो, उन मिड वैल्यूज को जोड़ते चले जाओ। ठीक है, वहां से लाइन खींचते चले जाओ। पर तुम एक चीज नोटिस करो, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई है, बिल्कुल तीखी तीखी सी लाइन बनाई है, फ्री हैंड लाइन नहीं बनाई। मतलब एक होता है ना, मैं फ्री हैंड ऐसे कुछ भी बना रही हूं, ऐसा नहीं है, कितनी ऐसे सीधी सीधी सी लाइन बनाई है। तो अगर सीधी सीधी एकदम बना रही हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में मैं स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, या मैं कोई भी दो पॉइंट के बीच में कर्व लाइन बना रही हूँ, फर्क है ना दोनों में। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप दोनों पॉइंट्स के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हो, पर फ्रीक्वेंसी कर्व में तुम वही सेम कर्व बना रहे हो, बस उसमें जो लाइन है वो ऐसे दोनों पॉइंट्स के बीच में से स्ट्रेट नहीं बना रहे, ऐसे कर्विश लाइन बना रहे हो। तुम यहाँ पे देखो, बहुत फ्री हैंड सी बनाई हुई है, ये तो हवा में उड़ती हुई लाइन है ऐसे, है ना, ये वैसे। तो अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने को आता है तो सेम वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, पर उसमें जो आपकी लाइन है उसको फ्री हैंड बनाना है, उसको कर्विश लाइन बनाना है। करना वही सेम है कि जो आपका हिस्टोग्राम है उसके सेंटर पॉइंट को जोड़ते चले जाओ, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है मेरे पास ओजीव या फिर मेरे क्यूमुलेटिव कर्व। तो जो आपका लेस देन एंड मोर देन टाइप जो होती है सीरीज, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, अगर ये करना है तो मैं तुम्हें नीचे लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि लेस देन कैसे बनाई जाएगी, मोर देन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, एंड मैंने बहुत सिंपल सीधे सीधे ट्रिक्स बताया कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर तो हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, कन्वर्जन नहीं सीखेंगे कि लेस देन सीरीज कैसे बनानी है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर देख लेना। ठीक है, ग्राफ की बात करी जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये है मेरा नॉर्मल ग्राफ। लेस देन वाली टाइप में आपका जो ग्राफ है ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा। देखो फिर से यहाँ पर जो है आपकी क्यूमुलेटिव सीरीज आ जाएगी, 0 से 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40। ठीक है, यहाँ पर तुम देखो लेस देन 5 में 7 है, मतलब 5 के सामने 7, 10 के सामने 17 एंड सो ऑन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी बनानी पड़ेगी आपको पहले, मतलब पहले नॉर्मल सीरीज से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन टाइप सीरीज में, और फिर इस लेस देन टाइप सीरीज की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली होगी इसको आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे। ठीक है, पहले नॉर्मल सीरीज से लेस देन बनानी पड़ेगी और इसकी जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे। एंड लेट मी टेल यू, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप प्लस प्लस करते जा रहे हो, कैन यू सी, आपके नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका जो ग्राफ होगा इसीलिए वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा होगा, जो कि तुम यहां देख सकते हो। 7, फिर 17, फिर 37, 50, 62 एंड सो ऑन। लेस देन का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। मोर देन की बात करी जाए तो मोर देन में तुम्हारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो तुम माइनस कर 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 करके नॉर्मल निकालते हो। ठीक है, मोर देन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको तुम माइनस कर 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 करके नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालते हो। इसीलिए इसका जो ग्राफ है तुम देखो लगातार फ्रीक्वेंसी नीचे जा रही है, जाती जाती 0 पे हो रही है, इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो ऊपर से आता 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 नीचे की तरफ आता है। तो लेस देन का ग्राफ ऊपर को जाता है, मोर देन का ग्राफ हमेशा नीचे को आता है। ठीक है, लेकिन लेस देन या मोर देन बनाने के लिए तुम्हारा स्टेप 1 क्या होगा,
जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाले चैप्टर में तुमने सीखा था कि सबसे पहले नॉर्मल सीरीज से लेस देन सीरीज बनानी आनी चाहिए, नॉर्मल सीरीज से मोर देन वाली सीरीज बनानी आनी चाहिए। उसके बाद ही जो है तुम ये ग्राफ बना सकते हो। अगर नॉर्मल सीरीज का एज इट इज ग्राफ बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। पहले उसको लेस देन में कन्वर्ट करोगे, पहले उसको मोर देन में कन्वर्ट करोगे और फिर ये ग्राफ बनाओगे। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है, टाइम सीरीज ग्राफ। अच्छा, अगला मेरे पास है टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ सिंपल है, जिसके अंदर आपको अलग अलग ईयर्स दे रखे हो, अलग अलग ईयर्स के बेसिस पे अगर आप ग्राफ बनाओ तो उसको टाइम सीरीज ग्राफ बोला जाता है। कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस सिंपल ग्राफ ही बनाना है। जो भी डेटा तुम्हें दे रखा होगा उस डेटा के बेसिस पे नॉर्मल तुम्हें ग्राफ ही बनाना है। पर अगर वो डेटा आपका ईयर्स के फॉर्म में होगा और अगर जो आप डेटा के बेसिस पे जो ग्राफ बना रहे हो वो टाइम वाला ग्राफ बना रहे हो तो उस नॉर्मल ग्राफ को ही हमने क्या नाम दे देना है, टाइम सीरीज ग्राफ नाम हम दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके दो अलग अलग सालों का हो सकता है। अगर दो अलग अलग सालों का है तो तुम दोनों को अलग अलग से दिखा दोगे। सॉरी, दो अलग अलग चीजों का है, अगर जैसे एक सेल्स का एक प्रोडक्शन का है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम जो है मंथ्स में, ईयर्स में नहीं है, टाइम मंथ में है, बट अगेन टाइम सीरीज ग्राफ ही हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर दो अलग अलग चीजों का है, जैसे सेल्स का और प्रोडक्शन का दो अलग अलग चीजों का है, अगर दो चीजों का है तो दोनों का मैंने एक की डॉटेड लाइन बनाई है, एक की सॉलिड लाइन बनाई है, ताकि मैं दोनों को अलग से दिखा सकूं। इसको भी टाइम सीरीज ग्राफ बोलेंगे, बट ये 2 वेरिएबल वाला हो जाएगा। ठीक है, बस फिर आगे लिमिटेशंस है ग्राफिक प्रेजेंटेशन की, कि कई बार वेग आइडिया दे देता है ये। ठीक है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कई बार हम इसमें बताते हैं, प्रिसीजन कई बार नहीं होती है ज्यादा। कई बार तुम डायग्राम को देख के, ग्राफ को देख के ना एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाते हो। कई बार 18, 19, 20 में थोड़ा फर्क हो जाता है, कि जैसे मैंने किया था थोड़ा सा कि 150 की जगह 140 था, है ना, मैंने 140 कर दिया था, तो थोड़ा बहुत जो है प्रिसीजन में गलती हो सकती है। रिस्ट्रिक्ट्स फर्दर डेटा एनालिसिस, फर्दर डेटा एनालिसिस मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तुमने ग्राफ बना ही दिया, अब उसमें तुम आगे कुछ और कर नहीं सकते हो। ठीक है, लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बार हमारे डेटा की दिखाता है। ठीक है, मतलब ग्राफ को कई बार समझना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, और ग्राफ को कई बार मिसयूज भी किया जा सकता है, ग्राफ को कई बार मिसयूज भी किया जा सकता है। जैसे अगर मैं लेस देन वाला ग्राफ बनाऊंगी तो वो ऐसे ऊपर ऊपर ही जाएगा, पर अगर सामने वाले को पता ही ना हो ये लेस देन टाइप ग्राफ है, उसको तो लगेगा अरे वाह बड़ा इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, उसको क्या पता है लेस देन टाइप ग्राफ है। अगर मैं मोर देन टाइप ग्राफ बनाऊं, मोर देन टाइप ग्राफ ऐसा ही जाएगा। नॉर्मल ग्राफ बनाओ, नॉर्मल ग्राफ ऐसा ऐसा जा सकता है। तो यू हैव टू टेल द वर्ल्ड कि भैया जी ये जो भी तुम ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, जो भी तुमने ग्राफ ये बनाया है, ये ग्राफ में किस चीज को तुमने दर्शाया है। तो इसको कई बार लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। नीचे माइंड मैप है, आपका माइंड मैप वगैरह आप देख सकते हो। कुछ एक एजर्शन रीजन क्वेश्चन है नीचे, वो सब आप कर सकते हो। चैप्टर हमारे यहाँ पे होता है खत्म। अगर कोई भी डाउट है वीडियो में तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा ये वन शॉट लेक्चर था जिसमें मैंने टेबल, डायग्राम्स, ग्राफ, हर चीज मैंने यहाँ पे कवर करवाई है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी तुम्हें अगले वीडियो में, अगले लेक्चर, अगले चैप्टर के साथ, जो कि होने वाला है चैप्टर तुम्हारा एरिथमेटिक मीन का। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।